तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या आप भी ऐसा वकील चाहते हैं जो सिर्फ आपको तारीख दिलाए लेकिन इंसाफ नहीं? क्या ऐसा वकील जो आपको इंसाफ दिलाए लेकिन तारीख नहीं? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अच्छा वकील चुनने से पहले आपको किन 7 बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको केस में तारीख नहीं इंसाफ मिले। पैसों की चिंता नहीं है मिस्टर राजपाल। फैमिली की बहुत बदनामी हो रही है। डू यू वांट अस टू कंसल्ट सम अदर लॉयर? आई कैन स्पीक टू कपिल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। हमने इस कड़ी में सबसे पहले एक वीडियो बनाया था कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आपको फ्री में वकील चाहिए तो कैसे भारत की न्याय व्यवस्था आपको फ्री में वकील दे सकती है और देती है, उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वकील को चुनने से पहले ध्यान रखने वाली 7 बातों का। सबसे पहली बात मैं शुरू करता हूं वकील की एज से। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम लोगों में गलतफहमी होती है कि जो सीनियर वकील है वो बहुत अच्छा वकील होगा या जो जूनियर है उसको ज्यादा आता नहीं होगा। आपने अगर जॉली एलएलबी मूवी देखी होगी तो जो ऑपोजिट पार्टी होती है वो हायर करती है सबसे बेस्ट काउंसिल और सबसे सीनियर काउंसिल बोमन ईरानी को, लेकिन एंड में आप देखते हैं वो केस जीतता है अरशद वारसी। तो ये सोचना हमेशा गलत होता है कि सीनियर लॉयर ही आपको केस जिता सकता है। यहां पर मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि सीनियर कभी भी एज से नहीं होता है, सीनियर हमेशा एक्सपीरियंस से होता है। मोस्टली वकालत में लोग अपने प्रोफेशन से, फॉर एग्जांपल वो किसी बैंकिंग सर्विस में है या आर्मी में है या कई और प्रोफेशन में होते हैं, वहां से रिटायर होने के बाद वो इस वकालत के प्रोफेशन में आते हैं। तो आप अगर उनकी एज देखकर जाएंगे तो आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि उनके पास एज तो होती है लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि आप जब भी किसी वकील को चुने तो उसकी एज से धोखा ना खाएं, उसके सबसे पहले एक्सपीरियंस को देखें। लेकिन अब सवाल उठता है हम कैसे पता लगाएं घर बैठे कि एक्सपीरियंस क्या होता है। तो इसके लिए भी मैं आपको आज एक रामबाण इलाज बता देता हूं। आप जब भी किसी वकील से मिलें तो हमेशा उनका एनरोलमेंट नंबर मांगे। एनरोलमेंट नंबर वो नंबर होता है जो वकील साहब का पंजीयन नंबर होता है कि वो जिस बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है वहां पे वो किस साल में रजिस्टर्ड हुए। इसका एग्जांपल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे मेरा एनरोलमेंट नंबर है R/1167/2016। आर यहाँ डिनोट करता है राजस्थान को, यानी मैं राजस्थान की बार काउंसिल में पंजीकृत हूं, और 2016 इस बात को शो करता है कि मैं 2016 के अंदर प्रैक्टिस में आया, यानी मुझे आज की तारीख में 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको इस तरह से किसी भी वकील साहब का एनरोलमेंट नंबर ध्यान है तो आप पता लगा पाएंगे कि उस वकील को कितना एक्सपीरियंस है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको एज के धोखे में ना जाकर उस वकील साहब के एक्सपीरियंस में जाना है और यह जानना है कि वकील साहब आपका केस कितना अच्छे से लड़ सकते हैं। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है स्पेशलिस्ट की। दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर्स में जब हम अपना इलाज कराने जाते हैं, अगर दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे, अगर ऑपरेशन के करवाना है तो सर्जन के पास जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि ऑपरेशन कराने के लिए हम डेंटिस्ट के पास जाएं। इसी तरह कानून में भी कई तरह की शाखाएं हैं और कई सारे एडवोकेट अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जमीन का मामला है तो आपको जाना चाहिए सिविल या रेवेन्यू के वकीलों के पास। अगर आपको लगता है कि आप पे कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो आपको उन वकीलों के पास जाना चाहिए जिनके पास क्रिमिनल का एक्सपीरियंस हो, यानी उन्होंने बेल करवाने का या हाई कोर्ट में क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस हो। इस तरीके से लॉ की कई तरह की शाखाएं होती है और हर शाखा का अपना अपना एक स्पेशलिस्ट होता है और आपको हमेशा उस स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। इसका मैं आपको सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊं, जब भी आप कोर्ट में केस आर्ग्यू करते हैं तो कोर्ट हमेशा अपने पुराने जजमेंट को फॉलो करती है। इसे हम वकीलों की भाषा में नजीर कहते हैं। नजीर यानी जो पुराने केस लॉ होते हैं हमेशा हाई कोर्ट जजेस उनको तवज्जो देते हैं। तो अगर आपके वकील साहब अगर उस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं तो वो जरूर उन सभी केस लॉ से रूबरू होंगे, उन्हें उन केसेस के बारे में ध्यान होगा, तो वो आपकी भी उस केस में अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। इसका मैं अगर ऑपोजिट साइड से बताऊं तो फॉर एग्जांपल, अगर एक वकील साहब के पास आप कोई सर्विस लॉ का मैटर लेके गए लेकिन उन्होंने कभी सर्विस लॉ में प्रैक्टिस ही नहीं की है तो वो आपको वो रिलीफ नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि उन्हें वो पता ही नहीं होगा कि हाई कोर्ट में उस केसेस के ऊपर हाई कोर्ट क्या डिसाइड करती आई है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है नॉलेज की। वकालत करते समय एक वकील को सबसे जरूरी बात ये होती है कि उसे उस केस के बारे में अच्छे से फैक्ट्स पता हो
ना सिर्फ फैक्ट्स पता हो बल्कि उसके पीछे का कानून भी पता हो। कानून किसको पता होगा? जिस वकील ने अच्छे से कानून की पढ़ाई की होगी या उसे अच्छे से सारे जजमेंट ध्यान में होंगे। तो आप हमेशा उन वकील के पास जाएं जिनके पास अच्छा कानून का नॉलेज हो। अब आप ये पूछेंगे कि मुझे कैसे पता है कि किसी वकील साहब को नॉलेज है या नहीं है? तो आपको भी उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आपके केस के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो गूगल पर डाल दीजिए और थोड़ा कुछ सर्च करके जाइए। जब आप वकील साहब से सर्च करके जाएंगे, आप अपनी बातों को रखेंगे, तो आप अपने आप पता लगा पाएंगे अगले वकील साहब से कि उनको कितना ध्यान है। आप वकील साहब से पूछिए कि सर इस केस में अब आप क्या करेंगे, आगे क्या हो सकता है, जज साहब इसमें क्या डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जब सारी बातें आप उनसे जब विश्लेषण करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तो स्वतः ही आप इस बात को बता पाएंगे कि वकील साहब आपके केस के लिए फिट रहेंगे या नहीं। अब तू ये बात ध्यान रखियो, तू तो सोच रहा होगा बेल की। हाँ। और कहीं वहाँ गिरधर बाबू जज साहब से तेरे लिए फांसी की सजा ना मांग ले। कोई तो रास्ता होगा। हाँ है ना, वकील बदल ले। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है वो है फीस की। दोस्तों ऐसा अक्सर वकीलों में कहते हैं कि बिना फीस तो वकील का पेन भी नहीं हिलता है। जी हाँ, ये मजाक में बात नहीं है बल्कि सीरियस है। अगर कोई वकील आपसे फीस नहीं ले या वो वकील कहे कि आपका मैं एक बार काम कर दूं फिर आप मुझे फीस देना, तो ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि वो वकील आपका केस अच्छे से लड़ेगा। जो अच्छा वकील होगा वो पूरी फीस लेगा, वो पहले फीस लेगा और फिर फीस लेने के बाद आपका अच्छे से काम करेगा। तो आप इस चक्कर में ना जाएं कि मैं अपना काम सस्ते में करवा दूं या कम फीस में करवा दूं, क्योंकि ऐसा अक्सर वो वकील करते हैं जिनके पास केसेस नहीं आते हैं और वो कम फीस में केस फाइल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक बार क्लाइंट आ गया, फीस ले ली, फिर आगे क्लाइंट की किस्मत। इसलिए हमेशा उन वकीलों के पास जाएं जो अच्छे से फीस डिमांड करें, क्योंकि जो वकील फीस मांगेगा इसका मतलब उसके पास काम है। हालांकि ऐसा हर केसेस में नहीं होता, लेकिन मोस्टली ऐसा ही देखने में आया है। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है वकील चूज करने से पहले वो है कि आपको दलालों से सावधान रहना है। अब आप सोचेंगे दलाली वकालत में? जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग कोर्ट में घूमते रहते हैं जबकि वो वकील भी नहीं होते और वो क्लाइंट भी नहीं होते। ये वो दलाल होते हैं जो क्लाइंटों को वकीलों से जोड़ते हैं। आप अपना केस कभी किसी ऐसे व्यक्ति को ना दें जो वकालत ना करता हो, जो आपको इस बात की गारंटी देता हो कि आप मुझे केस दे दें और मैं आपको जीता दूंगा। वो लोग दलाल होते हैं और आपको उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा अपना केस सीधे वकील के हाथ में देना चाहिए ताकि आप अपने केस की जीत को सुनिश्चित कर सकें। छठी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको उन्हीं वकील साहब को हायर करना है जो उस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मैटर जोधपुर के अंदर है और आप अगर जयपुर से वकील साहब जोधपुर हाईकोर्ट में ला रहे हैं तो कम सेंस बनेगा। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि आप जब भी जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वहां के सिटिंग जजेस की मेंटेलिटी पता होती है कि ये जज साहब इस फील्ड में क्या कर रहे हैं या इस फैक्ट्स पे वो क्या डिसाइड कर रहे हैं। तो जो पर्सन वहां प्रैक्टिस करता है वो उसे पता होता है कि यहाँ की मेंटेलिटी क्या है, यहाँ कैसे डिसाइड हो रहा है सारे केसेस। इसलिए जब भी आप अपना केस दें तो हमेशा ऐसा ट्राई करें कि वहां पर वकालत करने वाले वकील साहब को ही आप अपना केस दें। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपका केस बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप सीनियर्स को भी एंगेज कर सकते हैं और बाहर से बुला सकते हैं, बशर्त अगर आपका जो जूनियर काउंसिल है वो उसी शहर का हो जहां आपका केस फाइल आप कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, अगली बारी बेल हो जाएगी पक्का। नमस्ते भाभी जी। ये बात तो तूने पिछली डेट पे भी कही थी। डॉक्टर साहब वो जरा सा फीस मिल जाती तो अच्छा। किस बात की फीस? इसकी है? बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से जो तेरे जैसा झंडू वकील कर लिया मैंने। लास्ट और आखिरी पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया आज की तारीख में एक सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार को आप क्यों नहीं यूज करते वकील को चूज करते टाइम? देखिए दोस्तों, आजकल जो भी वकील साहब बड़े बड़े ऑर्डर डिसाइड कराते हैं या अपने फील्ड में अच्छा नाम करते हैं वो अपने सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अगर प्रोफेशनल्स की बात करो तो लिंक्डइन पे वो पोस्ट करते हैं। जब भी आप किसी वकील साहब को चूज करने जाएं तो घर पे थोड़ी रिसर्च करके जाएं। आप गूगल पे जाके सर्च करें कि वकील साहब ने कितने केसेस डिसाइड किए हैं, क्या उनका नाम कहीं अखबार में आया है, कहीं उनका मीडिया में कोई इंटरव्यू है या किसी सोशल मीडिया पे उन्होंने कुछ केस ऐसा रेफर किया जो आपको लगता है कि हाँ इन्होंने ये अच्छा किया है। तो इस बात से आप अवगत हो जाएंगे कि आपके वकील साहब को कितना नॉलेज है। और जब आप सोशल मीडिया का यूज करें तो आप हमेशा रेफरेंस से जाएं। आप हमेशा उन वकीलों को प्रेफर करें जो आपको किसी के रेफरेंस से मिले, क्योंकि अगर आप किसी के रेफरेंस से जाएंगे तो हमेशा आप सही जगह ही पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये 7 बातें आपको ध्यान रखनी है किसी भी वकील साहब को चूज करने से पहले। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है ताकि आप अच्छे वकील साहब तक पहुंचे, ना कि इसका उद्देश्य किसी वकील साहब की भावना को ठेस पहुंचाने का है।
मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इन्हें उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें वकीलों की सख्त जरूरत है। और हाँ दोस्तों, हमने एक RTI पे आपको जागरूक करने के लिए एक कोर्स बनाया है जिसकी हमने फीस रखी है मात्र 1 रुपये। 1 रुपये में आप अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप किसी बात से अनजान हैं और अगर आपको कोई कानूनी समस्या है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान एक कॉल पर किया जाएगा। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।